आज हमारी क्लास है हरियाणा जीके की। हरियाणा जीके की आज हमारी फर्स्ट क्लास है और यहाँ में हम जानेंगे हरियाणा कैसे अस्तित्व में आया, हरियाणा की मांग कहाँ से स्टार्ट हुई, कैसे कैसे स्टार्ट हुई और आखिर आज जो हरियाणा हम देख रहे हैं वो कितने संघर्ष के बाद और कैसे कैसे अस्तित्व में आया। तो सबसे पहले हरियाणा की जो पहली बार मांग करी गई ही वो करी गई ही 1926 में, 1925 में करी गई ही, बाहर बात आई 26 में। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें पीरजादा मोहम्मद शाह नाम का एक व्यक्ति था, पीरजादा मोहम्मद हुसैन नाम का एक व्यक्ति था जिसने पहली बार इसकी मांग की थी कि हरियाणा को पंजाब से अलग कर दिया जाए। अगर आप बेसिकली देखेंगे तो हरियाणा एक छोटा राज्य है लेकिन वो किसी के साथ मेल नहीं खाता। उसके बावजूद भी हम देखेंगे कि हरियाणा कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हरियाणा अलग से एक प्रांत रहा हो, क्योंकि अगर आप देखेंगे हरियाणा 1857 की क्रांति से पहले, 1857 की क्रांति से पहले हरियाणा यूपी के साथ था, ये दोनों साथ थे। और फिर 1857 की क्रांति हुई और उस क्रांति में हमारे साथ में एक ऐसा स्टेट था जिसने बहुत अच्छी तरह से भाग नहीं लिया था, खुल करके साथ नहीं आया था। उसकी एक वो था पंजाब, क्योंकि उसकी एक वजह थी। 1857 की क्रांति में जो मेन लीडर चुना गया था वो आखिरी मुगल शासक था मोहम्मद शाह जफर, बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर इसको 1857 की क्रांति का मेन लीडर चुन लिया गया था। इसकी वजह से ऐसा हुआ था कि पंजाब ने हमारे साथ में खुल करके भाग नहीं लिया था। ऐसा क्यों? क्योंकि मुगलों के उससे पहले हम देखेंगे कि मुगलों ने पंजाबियों के दो गुरु, एक नवा और एक पांचवा गुरु अर्जुन देव, जिसको क्या नाम है, जहांगीर के समय में कत्ल कर दिया गया था, और नौवां तेग बहादुर जिसको औरंगजेब के टाइम पे कत्ल कर दिया गया था। तो अंग्रेजों की एक नीति थी जो बहुत प्रचलित थी, फूट डालो और राज करो। जब 1857 की क्रांति हुई थी तो अंग्रेजों ने पंजाबियों से कहा, या मोस्टली पंजाब से कहा कि आप इनका साथ क्यों दोगे, क्योंकि ये आपके पहले गुरुओं के कातिल हैं, आपके दो महान गुरुओं को ये मार चुके हैं। तो इस वजह से पंजाब लगभग पीछे हट गया था, आया था, लेकिन 1857 की लड़ाई में इनकी वजह से बहुत अच्छी तरह से पंजाब ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। उसके बाद में आप देखेंगे कि हरियाणा को, क्योंकि ये दो जगह ऐसी थी जो पहले एक साथ थी, और यहीं से पहले हरियाणा में अंबाला से और यहां मेरठ से क्रांति की स्टार्टिंग हुई थी। अंबाला पहले पता चल गया था तो इसलिए यहां पे उसको दबा दिया गया था, लेकिन बाद में मेरठ से आपको पता है कि वहां से कुछ टुकड़ियां दिल्ली पहुंच गई थी और बहुत भारी भरकम विद्रोह किया गया था। उसके साथ में क्या किया अंग्रेजों ने कि हरियाणा को यूपी से काट करके पंजाब के साथ कनेक्ट कर दिया। वो ऐसा किया क्योंकि अगर ये इनके साथ रहेंगे, हरियाणा पंजाब के साथ रहेगा जो कि खुल के बहुत ज्यादा उनके खिलाफ नहीं आया था, तो ये भी सुधर जाएंगे। उनकी ये मानना था कि ये इनके साथ रह करके ये भी सुधर जाएंगे, क्योंकि अगर ये दोनों रहे तो इन्होंने बढ़ चढ़ कर भाग लिया था और बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी, तो इसलिए इनको तोड़ दिया गया। और फिर उसके बाद में 1857 के बाद में हम पंजाब के साथ ही लगे रहे। लेकिन अगर मोस्टली आप देखेंगे तो हरियाणा जो है वो अपनी अलग एक पहचान रखता है, चाहे बोली हो, चाहे खान पान हो, चाहे रहन सहन हो, चाहे पहनावा हो। हाँ, थोड़ा खान पान हमारा पंजाब के साथ मिलता है, लेकिन बोली भाषा हमारी बिल्कुल डिफरेंट है। अगर आप देखेंगे तो हरियाणा नेचुरली भी ऐसा है जो बिल्कुल एक अलग थलग सा है, क्योंकि हम देखेंगे कि ऊपर की साइड से, यहां से और यहां से अगर हम इसको हरियाणा माने तो ये वो नदी है जो हमें पंजाब से अलग करती है, ये घग्गर नदी है। घग्गर नदी
और ये है यमुना। ये दो नदी है, ये हमें पंजाब से अलग करती है और ये हमें यूपी से अलग करती है। उसके अलावा हम देखेंगे कि यहां पे शिवालिक की पहाड़ियां हैं और नीचे अगर हम देखेंगे तो यहां पे अरावली पर्वत हैं। तो इनके बीच में बसे हुए इलाके को हरियाणा बोला जाता है। इसके बीच में बसे हुए इस इलाके को हम हरियाणा कहते हैं और ये इनसे बिल्कुल अलग है। अगर हम इसकी बात करें तो ये जो नदी है ये मोस्टली सूखी रहती है, बरसात के टाइम में चलती है, बरसाती नदी है। लेकिन यमुना नदी है उसको सदा निरी के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें पानी हमेशा रहता है। तो ऐसी नदी जिसका पहले हम लगभग 70% पानी इस्तेमाल करते थे, इतनी इंपॉर्टेंट थी ये हमारे लिए। लेकिन उसके बाद में ये हुआ कि दिल्ली के लोग कुछ जागरूक हुए और उन्होंने कहा कि आप इसका इतना इस्तेमाल नहीं कर सकते, हमें भी चाहिए। उसके बाद में एक समझौता हुआ और उसके बाद हम आज के टाइम पे इसका 47% पानी इस्तेमाल करते हैं। बाकी कुछ पानी इसका यूपी के लिए जाता है और कुछ पानी यहाँ से, यूपी है दूसरी साइड, तो ऐसा समझिए कि हमने यहाँ पे एक बांध बना दिया और बांध के साथ में हमने यहाँ से नहरों का एक जाल बना दिया जो पूरे हरियाणा में है। हरियाणा का बहुत बड़ा हिस्सा इस नहर से सिंचाई किया जाता है, जिसको आप वेस्ट यमुना कैनाल के नाम से भी जानते हैं। अगर ये ऐसा आ जाए तो वेस्ट यमुना कैनाल के नाम से भी जानते हैं। तो ये नेचुरली ऐसी बाउंड्रीज बनी हुई हैं जो लगभग हमें हरियाणा से अलग, क्या नाम है, सबसे अलग करती है। लेकिन उसके बाद भी हमको किसी न किसी के साथ चिपका कर रखा गया। पहले हमको पंजाब के साथ, पहले हमको यूपी के साथ और बाद में पंजाब के साथ मिला करके रखा गया। उसके बाद हमने अभी पीछे देखा था कि 1925 में हरियाणा को पहली बार अलग करने की बात की गई और उसके बाद में 1932 में जिस टाइम पे गोलमेज सम्मेलन हो रहा था, गांधी जी गोलमेज सम्मेलन के लिए लंदन जाते थे, उस टाइम पे एक बंदा था देशबंधु गुप्ता, जिसका नाम था देशबंधु गुप्ता। ये बंदा था जिसने, ये अच्छा खासा लीडर था, इसने मांग की थी कि हरियाणा अलग से एक प्रांत बनाया जाना चाहिए। लेकिन इस टाइम पे जब हम देखेंगे, क्योंकि गांधी की यहाँ पे एंट्री हो चुकी थी, तो गांधी उस टाइम सुप्रीम पावर थे, लीडर सबसे ऊपर थे। तो उस टाइम गांधी जी ने इन पे कोई ध्यान नहीं दिया कि ये हमारे लिए प्रायोरिटी हमारा देश है, ये प्रांत हमारे लिए प्रायोरिटी नहीं है कि पहले हम हरियाणा को पंजाब से अलग करें ना करें, वो बाद की चीजें हैं, पहले देश आजाद हो जाए उसके बाद हम देख लेंगे। तो उसके बाद में फिर ये बात चलती रही और फिर लास्ट टाइम आया 1947, जिस टाइम पे भारत आजाद हुआ और फिर देश भी दो हिस्सों में टूटा। बेसिकली उस टाइम फिर पंजाब टूटा। हमको पता है कि उस टाइम पंजाब टूटा और पंजाब के दो हिस्से हो गए, एक हिस्सा पंजाब का पाकिस्तान चला गया और दूसरा हिस्सा हमारे पास रह गया। तो उसके बाद में ये मांग 1948 में एकदम जोर पकड़ गई कि जब ये टूट सकता है तो अब हरियाणा को अलग एक प्रांत बनना चाहिए। उसके बाद क्या होता है कि इस टाइम पे 1948 में गांधी जी की हत्या कर दी जाती है, दुर्भाग्य की बात है। और गांधी जी की हत्या कर दी जाती है। उसके बाद जो देश को कनेक्ट करने का काम कर रहे थे वो वल्लभ भाई पटेल थे। उन्होंने कहा था कि अभी इन सब चीज़ के लिए टाइम नहीं है, ये चीज़ें हम बाद में करेंगे, पहले हम देश को इकट्ठा करते हैं। क्योंकि ये हमें भी पता था कि हमारा देश बहुत ज़्यादा टूटा हुआ था, बिखरा हुआ था, अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह की मांगें चल रही थी। कोई कहीं से बोल रहा था हमें पाकिस्तान के साथ जाना है, कोई कहीं से बोल रहा था। तो उस टाइम पे भी ये चीज़ प्राइम नहीं लगी और हमने भी इस पे ज़्यादा ध्यान दिया नहीं कि कोई बात नहीं, हम पहले अपना देश देखेंगे, बाद में अपना कर लेंगे, घर का मसला है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो उसके बाद में होता क्या है कि जब राज्यों को बनाने की डिमांड होने लगी तो राज्य किस प्रकार से बनने चाहिए, ये आज के टाइम पे भी है कि हमारे देश में भाषाएं बहुत ज़्यादा बोली जाती हैं। अगर भाषा के आधार पर क्या नाम है डिस्ट्रिक्ट राज्य बनाए तो बड़ी प्रॉब्लम होगी, बहुत सारे हो जाएंगे तो बड़ी दिक्कत होगी। तो उसको लेकर के एक तमिल नेता था जो 1952 में आमरण अनशन पर बैठ गया और हुआ ये, उन्होंने कहा था कि हमें तमिल अलग स्टेट चाहिए और उसकी मृत्यु हो जाती है आमरण अनशन पर बैठने के बाद।
जैसे वो बैठा रहता है, उसकी मांग किसी ने सुनी नहीं और वो मर जाता है। उसके बाद में फिर ये जो भाषाई आधार पर राज्य की मांग थी, भाषाई आधार पर जो राज्य की मांग थी वो एकदम पीक पे हो जाती है, बहुत ज्यादा तूल पकड़ जाती है कि अब तो होना ही चाहिए। अलग अलग प्रकार के फिर आंदोलन भी होने लगे थे कि इनसे अच्छा जो अब हम देश अब तो हम आजाद हो गए हैं, इनसे अच्छा तो अंग्रेजी थे, बात तो मानते थे, तरह तरह की बातें होने लगी। लेकिन वह हमें नहीं जाना है क्योंकि हमारा टॉपिक मोस्टली हरियाणा है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो उसके बाद में फिर 1953 में एक आयोग बनाया गया था, फजल अली आयोग। उससे पहले भी बनाया गया था, धर आयोग बनाए गए थे, एक और आयोग बनाया गया था। उनका काम यही था कि आपको देश में ये देखना है कि क्या भाषाई आधार पर राज्यों का बंटवारा करना ठीक रहेगा। तो सबकी रिपोर्ट यही आई थी कि ऐसा नहीं हो सकता। उसके बाद में फजल आयोग बनाया गया था और इसके लिए काम दिया था कि आप ऐसा करिए, महीने 2 महीने साल जितना आपको घूमना है आप पूरा देश घूमिए, और ये पूरा देश घूमे भी, और फिर हमें बताइए कि क्या इस आधार पर राज्यों का बंटवारा किया जा सकता है। तो उसके बाद ये होता है कि फजल अली आयोग था, ये हरियाणा में भी आया। हमने इनसे कहा कि हमको पंजाब से अलग होना है, लेकिन इन्होंने एक रिपोर्ट बनाई कि नहीं, ये पंजाब के साथ ही ठीक है, कोई मसला नहीं है। उससे पहले एक और था सच्चर आयोग, सच्चर आयोग बनाया गया था, जिसमें उन्होंने एक बात कही थी कि जो पंजाब है उसको बेसिकली हम 2 पार्ट में काट देते हैं। जैसे मान लीजिए पंजाब है और ये घग्गर नदी अगर हम इसको मान लें तो ऊपर का ये पंजाब है जो मोस्टली पंजाबी भाषा बोलता है, और हम हरियाणवी हैं जो हिंदी भाषा, क्योंकि हरियाणवी तो हमारी बोली है, भाषा हमारी हिंदी है, हिंदी बोलते हैं। तो उन्होंने कहा था कि पंजाब को 2 हिस्सों में तोड़ देते हैं, क्या नाम है, इसको वैसे ही 2 हिस्सों में बांट देते हैं, 2 प्रांतों में, कि ऊपर के लोग घग्गर नदी से ऊपर ये पंजाबी लोग हो जाएंगे, नीचे हिंदी भाषी लोग हो जाएंगे, पंजाबी भाषी हो जाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद भी लोगों को ये बात अच्छी नहीं लगी और इस पे ज़्यादा खासा कोई ध्यान दिया नहीं गया, लोगों ने इसको भी नकार दिया। उसके बाद में क्या होता है कि 1956 में एक कानून लाते हैं ये लोग कि जो हिंदी लोग हैं उनके लिए पंजाबी भाषा पढ़ना कंपलसरी कर दीजिए, स्कूलों में पंजाबी को कंपलसरी कर दीजिए और पंजाबी लोगों के लिए हिंदी कंपलसरी कर दीजिए। तो उसमें क्या होता है कि भाई हरियाणा, हम लोगों ने कहा कि भाई हम इन लोगों को तो कोई दिक्कत है नहीं हिंदी पढ़ने में क्योंकि राजभाषा है, कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन हमने कहा कि हम पंजाबी क्यों पढ़े, हमारा क्या फायदा पंजाबी पढ़ने से, क्योंकि अगर हम इंग्लिश पढ़ेंगे तो डेवलपमेंट का, हिंदी पढ़ेंगे तो भी डेवलपमेंट है, लेकिन पंजाबी से हमारा क्या है जो सिर्फ एक सूबे में बोली जाती है, तो हम पंजाबी नहीं पढ़ेंगे। इससे ये बात और ज़्यादा भड़क गई और पंजाब में भी ये बहुत सारी अखबारों के जरिए अलग अलग प्रकार से ये बात तूल पकड़ गई कि हमको अलग प्रांत चाहिए। पंजाब ने मांग की अब हमको अलग प्रांत चाहिए। पंजाब का अलग प्रांत मांगने का मतलब यही था कि मोस्टली हरियाणा को हमसे अलग करिए। उन्होंने अलग प्रांत की मांग की। उसके बाद में 1966 में अप्रैल में एक आयोग बनाया गया, शाह आयोग, और ये हरियाणा आया और इनसे कहा गया कि आप जाइए और देखिए, क्योंकि जब मामला बहुत ज़्यादा बिगड़ रहा था तो फिर क्या नाम है, लोकसभा में भी ये बात हो गई, राज्यसभा में भी ये बात हो गई कि अब इनको अलग कर देना चाहिए, क्योंकि मार काट हो उससे अच्छा ये है कि प्यार प्रेम से अच्छे से सुलझ जाए। तो शाह आयोग आया और उन्होंने तकरीबन 1 महीने कुछ दिन में अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली और उन्होंने वो सबमिट कर दी, राष्ट्रपति को सबमिट कर दी। इसमें 2 बड़ी बड़ी बातें हुई थी। एक तो ये थी कि चंडीगढ़, जब चंडीगढ़ आज के टाइम पे भी हम देखेंगे बहुत खूबसूरत शहर है और उस टाइम पे भी बहुत खूबसूरत था, तो इनको पता था, शाह आयोग को पता था कि जब इनका बंटवारा होगा तो चंडीगढ़ ऐसी जगह है जिसको हरियाणा भी मांगेगा, पंजाब भी मांगेगा, अगर किसी के लिए नहीं देंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो इन्होंने क्या किया, चंडीगढ़ को यूटी बना दिया। इन्होंने बोला कि चंडीगढ़ को यूटी बना दीजिए, जिस दिन हरियाणा और पंजाब का बंटवारा करेंगे उस दिन चंडीगढ़ को यूटी बना दीजिए और ये किसी के अंडर नहीं रहेगा। फिर इसके लिए एक बात और आई कि ऐसा होगा कि अगर इसको यूटी बनाएंगे तो फिर सारा चीज़ इसके लिए अलग चाहिए। तो इन्होंने कहा ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, चंडीगढ़ को वो हैंडल करेगा, वो इसका हेड होगा जो पंजाब का हेड होगा, वो चंडीगढ़ को देखेगा, लेकिन बेसिकली चंडीगढ़ किसी का नहीं होगा।
अगर हम आज भी देखते हैं तो चंडीगढ़ स्थित तो पंजाब में है, स्थित तो है पंजाब में, लेकिन है किसी का नहीं। इसको यूटी बना दिया गया। और एक और सबसे बड़ी जो बात की गई थी वो की थी इन्होंने कि इन दोनों का कंबाइन हाई कोर्ट होना चाहिए, हाई कोर्ट होना चाहिए कंबाइन, जिस पे आज तक हम चल रहे हैं। हमारा आज भी जो कोर्ट हाई कोर्ट है वो कंबाइन है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके साथ में जब अगला सेशन बैठा तो फिर 1 नवंबर 1966 को हरियाणा अस्तित्व में आया। और हमने पंजाब जब हमारा बंटवारा किया गया तो उसमें सहयोग ने एक चीज और भी करी थी कि कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि पंजाब और हरियाणा इस कदर मिले हुए थे। उन्होंने पूरी चीज फुल डिटेल में लिख दी कि ये इतना हिस्सा इसके पास जाएगा, इतना इसके पास जाएगा, इतना इसके पास जाएगा, ताकि कोई दिक्कत ना हो। तो फिर क्या होता है 1966 में हमारे लिए तकरीबन 35.1% पंजाब का हिस्सा दे दिया जाता है और हरियाणा अलग अस्तित्व में आता है। हरियाणा अलग अस्तित्व में आता है तो हमने अपनी सुविधा के लिए हरियाणा को 7 हिस्सों में डिवाइड किया। उस टाइम माने तो 7 जिले बनाए हमने, 7 जिले बने। और वही जिले आज के टाइम पे, क्योंकि आज के टाइम पे हरियाणा के 22 जिले हैं, ऐसा नहीं है कि उनका हमारे हरियाणा का जो क्या नाम है क्षेत्रफल है वो बढ़ गया है, ऐसा नहीं है, क्षेत्रफल उतना ही है, लेकिन सुविधा के हिसाब से उनको तोड़ तोड़ कर अलग कर दिया गया है। और आज के टाइम पे हमारे पास 22 जिले हैं। उस टाइम पे हमारे पास जो जिले थे वो थे, इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं, घर जेके में, इससे गुरुग्राम है, इससे हिसार है, इससे अंबाला है, इससे रोहतक है, इससे जींद है, इससे करनाल है, और ये एक था महेंद्रगढ़। उस टाइम पे जब ये जिले बनाए गए थे तो जींद जो था ये सबसे छोटा था और हिसार क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे बड़ा था। जिस टाइम में बने थे, लेकिन आज के टाइम पे ये दोनों ही चीजें एग्जिस्ट नहीं करती। जींद सबसे छोटा भी नहीं है, हिसार सबसे बड़ा भी नहीं है, तो दोनों चीजें एग्जिस्ट नहीं करती। ये उस टाइम पे बने थे 1966 में, 1 नवंबर 1966 में। फिर उसके बाद में जरूरत महसूस हुई और 1972 में पहले 2 जिले बनाए गए, भिवानी और सोनीपत। उसके बाद में इसके 1 महीने बाद 1973 में, क्योंकि ये दिसंबर में बने थे 1 दिसंबर 1972 को, तो 73 में उसके 1 महीने बाद ही एक दूसरा जिला बना, कुरुक्षेत्र, जिसको हम धर्म नगरी के नाम से भी जानते हैं, जिसको हम धर्म नगरी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे महाभारत का युद्ध लड़ा गया था और यहाँ पे 360 तीर्थ स्थल हैं। उसके बाद में 1975 में अगला जिला बना सिरसा, जो आज के टाइम पे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। इसका क्षेत्रफल है 4277 वर्ग किलोमीटर, ये इसका क्षेत्रफल है। उसके बाद में 1979 में अगला जिला बनता है फरीदाबाद, और ये एक तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 12वां जिला था, 12वां जिला था, बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पे। इसमें से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि यहाँ से टैक्स, ये और गुड़गांव टैक्स बहुत ज़्यादा देते हैं और यहाँ पे जो इंडस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा है। उसकी एक वजह यह है कि ऐसा नहीं है कि इसको क्या नाम है अलग होने के बाद डेवलप किया गया था, ऐसा नहीं है। जब 1947 में देश के 2 हिस्से हुए थे तो कुछ यहाँ से भी लोग वहाँ गए, पाकिस्तान गए थे, और पाकिस्तान से भी रिफ्यूजी यहाँ आए थे।
तो उनके लिए उनको फरीदाबाद में बसाया गया था। रिफ्यूजियों को वहाँ से आए थे जो, उनको फरीदाबाद में बसाया गया। और उसके बाद में फिर एक सबसे बड़ी जो समस्या हुई वो ये थी, सबसे बड़ा सवाल ये आया कि अब इन लोगों को बसा तो दिया है लेकिन इनका रोजगार कैसे होगा। तो उनके लिए सरकार ने छोटे छोटे रोजगार डाल दिए और आज के टाइम पे वो बहुत बड़े बड़े हो गए हैं। तो इस वजह से ये बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया है। उसके बाद में अगर हम देखेंगे बहुत जल्दी जल्दी हमने ज़िले बनाए थे और उसके बाद में फिर सरकार ने किया कि अब हम इन पे ध्यान नहीं देते हैं, फिर सरकार ने डेवलपमेंट पे काम किया। जैसे हम देखेंगे कि इससे पहले गुड़गांव में मारुति सुजुकी की जो कारें हैं उनको असेंबल किया जाता था, लेकिन फिर वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाई गई, अलग अलग जगह पे काम किया गया डेवलपमेंट के लिए। तो फिर 10 साल तक कोई जिला नहीं बना। अगला जो जिला बना था वो सीधा बना था 1989 में। 4 जिले बने थे जिनको किरपा, इस तरह से आप याद कर सकते हैं, क्योंकि कैसे क्या नाम है, करनाल तो होगा नहीं, ये है कैथल। कैथल, आर से है रेवाड़ी, पानीपत और वाई से अपना एक है यमुनानगर। ये 4 एक साथ बने और ये याद रखना है कि ये भी इसी दिन बने थे, 1 नवंबर 1989 को। क्योंकि 4 जब बना रहे हैं तो एक साथ अगर बना रहे हैं तो हरियाणा दिवस पे ही बनाएंगे। उसके बाद में फिर अगला जो जिला था वो बना था 1995 में। 95 से याद रखना पंचकूला। उसके बाद में अगला जो जिला इसके बाद बना था वो बना था 1997 में। अगर हम यहाँ देखें तो 1900 यहाँ पे फरीदाबाद बना था, इसी को उल्टा कर दीजिए तो यहाँ पे 2 बने थे, एक एफ और एक जे। इससे है फतेहाबाद और ये है झज्जर, ये है झज्जर। उसके बाद में फिर 2005 में अगला जिला बना था, 2005 में बना था मेवात। पहले इसका नाम सत्यपुरम था, फिर मेवात रखा गया। उसके बाद में फिर आज के टाइम पे जो इसको जाना जाता है वो नूह के नाम से जाना जाता है। उसके बाद 2008 में अगला जिला बना हमारा पलवल। और लास्ट जो जिला अभी कुछ टाइम पहले बना है 2016 में वो था चरखी दादरी। चरखी दादरी। इस प्रकार से हमने देखा कि हमारे जो 22 जिले हैं वो इस प्रकार से कंप्लीट हुए और लास्ट चरखी दादरी है। उसके बाद अभी तक कोई जिला बना नहीं है, क्योंकि अभी भी बात चल रही है कुछ जिलों को बढ़ाने की, लेकिन अभी तक वो बने नहीं है। उसके बाद हम ये चीज़ देखेंगे कि ये लोकेटेड कहाँ कहाँ है, क्योंकि अगर हम मैप की सहायता से देखेंगे तो हमको याद करने में आसानी होगी कि किसकी सीमा किसके साथ लगती है, किसकी किसके साथ नहीं लगती। क्योंकि किताब से अगर रट्टा मारेंगे तो आसानी से समझ में नहीं आएगा, भूल सकते हैं। तो इसलिए हम मैप की सहायता से जानने की कोशिश करेंगे कि ये कहाँ कहाँ लोकेटेड है। ये हम देखेंगे कि पंचकूला और एक सिरसा, ये देखेंगे हम, ये 2 ऐसे हैं। पंचकूला और ये पंचकूला है यहाँ पे और ये सिरसा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस वजह से कि ये दोनों ऐसे जिले हैं जो सिर्फ हरियाणा के एक जिले के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। हम पहले यहाँ पे देखेंगे तो ये अंबाला मंडल है, दिखना रहा है तो रेड चल जाएगा। ये हमारा अंबाला क्या नाम है मंडल है और इसमें ये 4 जिले हैं। यहां से है ये यहां तक पंचकूला,
अंबाला और यमुनानगर और कुरुक्षेत्र। अब यहाँ पे हमको ये देखना है कि यमुनानगर के साथ में पंचकुला की सीमा नहीं लगती। अगर हम देखेंगे तो पंचकुला और यमुनानगर के बीच में ये देखो अंबाला की सीमा है, ये रही। तो ये सिर्फ एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा का, मतलब एक डिस्ट्रिक्ट के साथ में अपनी सीमा बनाता है। एक और है, वो हम आगे देखेंगे। इससे छोटा हो जा। इसके बाद देखेंगे हम कि कहाँ से आएगी यार, छोटा हो जाना चाहिए यार। उसके बाद हम देखेंगे कि पंचकुला से जस्ट नीचे अंबाला है और उसके बगल में ही यमुनानगर है। यमुनानगर हम देखेंगे 3 डिस्ट्रिक्ट के साथ अपनी सीमा साझा करता है। एक अंबाला है, कुरुक्षेत्र और यहाँ से थोड़ा सा करनाल भी लगता है। उसके नीचे हम देखेंगे अगला जो मंडल है कैथल, करनाल और पानीपत, ये 3 मंडल हैं। और ये एक तरह से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये के बेल्ट भी अगर हम इसको बोले तो ये यहाँ पे चावल का उत्पादन बहुत ज़्यादा किया जाता है। चावल का उत्पादन बहुत ज़्यादा किया जाता है। हम बहुत बड़ी मात्रा में चावल उगाते हैं और उसको विदेश भी एक्सपोर्ट करते हैं। अगर पूछा जाए सबसे ज़्यादा बासमती चावल कहाँ होता है तो वो करनाल में है। और अगर पूछा जाए सबसे ज़्यादा किस्म के चावल कहाँ उगाए जाते हैं तो वो कैथल में है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हरियाणा एक ऐसी जगह है जो दोआब है और यहाँ की मिट्टी बहुत अधिक उपजाऊ है और यहाँ पे बहुत आप कुछ भी फसल उगा सकते हैं। चाहे जो फसल आप डालेंगे वो उगेगी। यहाँ पे अगर फसल बहुत कम किसी जगह पे होती है तो वो पंचकुला है। यहाँ पे वन बहुत ज़्यादा है, तकरीबन 43% एरिया ऐसा है इसका जो वन है। उसकी एक खास वजह यह है क्योंकि ये जो है ये पहाड़ी इलाका है, यहाँ पे पहाड़ी हैं, शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं। ये के हिसाब से आप इसको याद कर सकते हैं क्योंकि 3 के हैं, कुरुक्षेत्र, करनाल और कैथल। लेकिन ये मंडल इसका अलग है। मंडल अगर हम देखेंगे तो कुरुक्षेत्र ऊपर के मंडल में है और ये क्या नाम, ये 3 अलग हैं, अलग मंडल है ये, कैथल, करनाल और पानीपत। अब यहाँ से अगला हम देखेंगे सबसे ज़्यादा एरिया जो मंडल लेता है वो ये है, हिसार मंडल है जो सबसे ज़्यादा एरिया लेता है। और उसकी वजह यह है क्योंकि सिरसा जो हरियाणा का सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा जिला भी है और इसके साथ है। एक तो अभी हमने देखा कि जो हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट के साथ में एक डिस्ट्रिक्ट के साथ सीमा साझा करता है वो पंचकुला है और दूसरा ये है सिरसा। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो सिरसा की जो सीमा है वो सिर्फ फतेहाबाद से लगती है और थोड़ा जूम करके देखोगे तो यहाँ पे बीच में हिसार और इसके बीच में ये फतेहाबाद की सीमा आती है, ना कि हिसार की। तो एक ये है ऐसा जो सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट के साथ में अपनी सीमा साझा करता है। अभी हमने ऊपर देखा कि वो भी छोटा है लेकिन ये जो है ये मंडल सबसे ज़्यादा एरिया कवर करता है, सबसे ज़्यादा एरिया ये मंडल कवर करता है। उसके बाद हम नीचे देखेंगे, उससे नीचे सोनीपत है, पानीपत से नीचे सोनीपत है, रोहतक, झज्जर, भिवानी, चरखी दादरी। और ये जो मंडल है इसमें 5 जिले हैं, सबसे ज़्यादा जिले इसी मंडल में हैं। सबसे ज़्यादा जिले 5 जिले इसी मंडल में हैं, रोहतक मंडल में। उसके अलावा अगर ऊपर एरिया में सबसे बड़ा यह है हिसार है, हिसार मंडल सबसे ज़्यादा एरिया लेता है, लेकिन रोहतक मंडल ऐसा है जिसमें सबसे ज़्यादा जिले हैं। और यहाँ पे एक और ख़ास बात है जो हम देखेंगे कि ये जो जींद है, जींद ये अकेला ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो हरियाणा के 7 डिस्ट्रिक्ट के साथ सीमा साझा करता है। कितने डिस्ट्रिक्ट के साथ? 7 डिस्ट्रिक्ट के साथ सीमा साझा करता है। फतेहाबाद, हिसार और ये रोहतक, सोनीपत, पानीपत, करनाल और कैथल। ये वाहिद अकेला एक ऐसा है, बाकी ऐसे हैं कोई 1 के साथ करता है, कोई 2 के साथ, कोई 4 के साथ। ये अकेला सबसे ज़्यादा क्या नाम है डिस्ट्रिक्ट के साथ में अपनी सीमा साझा करता है।
उसके बाद में अगला हम मंडल देखेंगे, वो है गुड़गांव, जिसको आज गुरुग्राम के नाम से जाना जाता है। इसमें ये 3 है, गुड़गांव, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़। उसके बाद अगला जो है वो है फरीदाबाद, मंडल है फरीदाबाद, पलवल और नूंह, मेवात भी आप इसको कह सकते हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा क्या, सबसे छोटा, जो सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है एरिया के हिसाब से, लेकिन जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा है, जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा है। और एक चीज और है, अगर पूछा जाए कि शहर सबसे बड़ा कौन है, तो शहर सबसे बड़ा फरीदाबाद है। हम यहाँ पे देखेंगे ये बहुत ज्यादा टैक्स देते हैं, तकरीबन 50% के करीब टैक्स ये देते हैं, यहाँ से बहुत ज्यादा टैक्स कलेक्ट किया जाता है। और यहाँ पे देखेंगे तो इसका जो जनसंख्या घनत्व है बहुत कम है, 300 कुछ है। हरियाणा का जनसंख्या घनत्व भी 500 कुछ है, लेकिन इसका सबसे कम है क्योंकि इसके पास एरिया बहुत ज्यादा है। अब हमने ये देख लिया कि ये किस किस के साथ में डिस्ट्रिक्ट हमारे सीमा साझा करते हैं। अब हम ये देखते हैं कि हम किस किस स्टेट के साथ में अपनी सीमा साझा करते हैं। तो हम 5 स्टेट के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। यहाँ पे ये है, ये आप ऐसा समझ सकते हैं कि ये यमुना नदी है और यहाँ से हम यूपी के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करते हैं, यूपी के साथ में। यहाँ से ये राजस्थान है, राजस्थान है। और उसके अलावा हम देखेंगे यहाँ पे उत्तराखंड, यहाँ से उत्तराखंड और क्या नाम है, हिमाचल प्रदेश के साथ में हम अपनी सीमा साझा करते हैं। और ऊपर यहाँ से हम पंजाब के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। अब यहाँ पे सबसे ज्यादा जो याद रखने की चीज है, पंजाब के साथ हमारे 7 डिस्ट्रिक्ट अपनी सीमा साझा करते हैं और राजस्थान के साथ भी 7 डिस्ट्रिक्ट सीमा साझा करते हैं और यूपी के साथ भी 7। उसके अलावा उत्तराखंड के साथ हमारा 1 डिस्ट्रिक्ट सीमा साझा करता है और हिमाचल प्रदेश के साथ में 3 डिस्ट्रिक्ट सीमा साझा करते हैं हमारी। अब यहाँ पे अगर एक चीज और पूछ ली जाए कि सबसे ज्यादा सीमा हम किसके साथ साझा करते हैं, तो वो राजस्थान के साथ है, 1262 वर्ग किलोमीटर, ये हम इसके साथ में करते हैं। और सबसे कम अगर पूछी जाए तो वो हम उत्तराखंड के साथ में करते हैं, 11 किलोमीटर, जिसकी पहाड़ियां लगती हैं। तो ये वो चीजें हैं, बाकी डिटेल में अगली वीडियो में बताएंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना ही।